Dear students, I welcome you all to Avision Institute's online platform for competitive exams. Today in this class, we are going to discuss and analyze questions and concepts of EPFO exams. As you know, UPSC has recently released notification for Employees Provident Fund Officers exam. So before we start discussing the curriculum and syllabus and questions, let us see what is all about this exam. तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम देख लेते हैं कि ईपीएफओ एग्जाम का करिकुलम क्या है, कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चंस क्या है। और एक चीज मैं बता दूं, ये ग्रेड ए का एग्जाम है ना, ग्रुप ए का एग्जाम है, बट स्टिल अगर आप वो सारे कॉन्सेप्ट को करके जा रहे हो ना, है ना, कि जो कि आप एसएससी एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, बैंक एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, कुछ भी 1% भी अलग नहीं करना है। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वही जो ग्रामर सेगमेंट का जो आप कॉन्सेप्ट कर रहे हो ना, एग्जैक्टली वही चीज रिक्वायर्ड यहां भी है। जो वोकेब का कर रहे हो, जो इडियम कर रहे हो, वन वर्ड कर रहे हो, यहां भी रिक्वायर्ड है ना। तो पहले क्या करें हम ऑर्गेनाइज तरीके से, मैं आपको पहले क्या कर रहा हूं इसका थोड़ा सा आपको मैं यहां पे दिखा दूं, है ना। क्या कि कुछ चीज, ये जो ईपीएफओ का एग्जाम होगा, है ना, इसमें से 3 अलग अलग पोस्ट का एग्जाम्स होता है। एक ईओ का, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एओ का, है ना, अकाउंट ऑफिसर, और उसके बाद एपीएफसी दैट इज असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर का एग्जाम्स। तो ये 3 अलग अलग पोस्ट है जिसका रिक्रूटमेंट होता है थ्रू ईपीएफओ, है ना। इसमें से लिटरली व्हाट दे डू, दे आस्क यू जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछेगा ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये रहेगा आपका 120 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। एंड टाइम जो आपको अलॉटेड होगा वो 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब क्या? 2 आवर्स का मतलब नथिंग बट 120 मिनट्स। तो यू विल बी गिवन 1 मिनट पर क्वेश्चन टू आंसर। यहां पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। क्लियर हो गया? तो ये अच्छा, ये क्या है ना, मोस्टली ऑफलाइन टेस्ट होता है। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस एग्जाम, ईपीएफओ एग्जाम का। 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और मैं बता दूं, यहां पे रिटन एग्जाम है ना, रिटन टेस्ट और फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू, इसका वेटेज है ना वो 75% to 25% के वेटेज में होगा। बस ये चीज रखा है। इट मीन्स आफ्टर इंटरव्यू यू आर सपोज टू अपीयर इन पर्सनालिटी टेस्ट जिनका वेटेज क्या है 75 और 25 के रेशियो में होता है। ठीक हो गया? तो आई बिलीव यू हैव बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, आउट ऑफ 120 जो इंग्लिश का सेगमेंट होगा, है ना, इंग्लिश का सेगमेंट होगा, दे में आस्क क्वेश्चन बिटवीन 20 to 30 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश सेगमेंट। ये चीज तो सॉरी, इंग्लिश सेगमेंट में कितने क्वेश्चंस? 20 to 30 क्वेश्चंस। तो ये आपका बेसिक चीज है। चलो अब मैं वापस आ जाता हूं कहां पे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। इट मींस एग्जाम में इंग्लिश सेगमेंट में व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू दे आस्क यू। तो वहां पे आप पहले देख लो कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि ग्रामर बेस्ड होंगे। क्या? ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में दे आस्क यू क्वेश्चंस लाइक क्या? एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन,
I believe you might be aware कि how do they ask questions of error detections? It means they give you a statement of anything between maybe 20-30 words, and among these words they are divided into 4 segments. तो एक स्टेटमेंट 4 सब पार्ट में डिवाइडेड है, and they give you options कि which among the 4 segment is grammatically incorrect. तो इस सेगमेंट का फिर से देख लो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया and it is subdivided into part A, part B, part C, part D, है ना? And they ask you which among these parts are grammatically incorrect. Guess करो कौन सा पार्ट गलत है। और मैं बता दूं, दे विल नॉट हिंट यू कि ये किस टॉपिक के बेस्ड का एरर है। दे विल नॉट डिस्कस एनीथिंग। इट मींस इट कुड बी एनीथिंग अंडर सन। इट मींस इंग्लिश ग्रामर में जितने भी रूल एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, बेस्ड ऑन दोज रूल इसमें कुछ भी एरर पॉसिबल है। विदाउट एनी इंडिकेशन यू हैव टू गेस कि ये क्या एरर है, किस पार्ट का एरर है। चलो ये चीज पे काम कर लेंगे। उसके बाद ग्रामर बेस्ड में अच्छा, और इवन दे आस्क यू ना क्वेश्चंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन याद रखो, fill in the blanks can be based on grammar, fill in the blanks can be based on vocabulary based options also. इसमें दोनों तरह का ही क्वेश्चंस होता। चलो, तो ये आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। They ask you lot of questions from vocabulary. Vocabulary में they ask you questions like synonym, antonyms, one word substitutions, idioms and phrases, है ना, phrasal verb। तो these are the how they ask you questions of vocabulary। तो vocabulary में वो क्या करेंगे, वो आपको one word substitution, idioms and phrases, phrasal verb, इस तरह का क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो दो चीज हुआ, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस और वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अलावे दे आस्क्ड यू क्वेश्चंस ऑफ पैराजम्बल्स। मेरे ख्याल से इट्स नॉट पैराजम्बल, रेदर दे आस्क यू सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट से बहुत रैंडमली, मतलब मे बी 1 or 2 क्वेश्चन दे आस्क। ठीक हो गया। रीअरेंजमेंट क्या है? रीअरेंजमेंट में देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस PQRS 4 सब पार्ट में डिवाइडेड है। दे आर जम्बल्ड। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस देख रहे हो ना, ये जम्बल्ड है, करेक्ट सीक्वेंस नहीं है। Now you have to guess, you have to decide, you have to predict कि which could be the correct rearrangement. It means क्या QSPR हो सकता है या RPQR, RPQS, something they will give you 4 option to choose from. ठीक हो गया, ये हो गया आपका rearrangement का क्वेश्चन। उसके बाद आपको आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आइदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आएगा या पैरा समरी का क्वेश्चन आएगा। पैरा समरी, लाइक हाउ इज para summary different from reading comprehension?
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में you will be given a passage of 500-600 words, whereas in para summary a small paragraph is suggested to you. आरसी में एक बड़े से पैराग्राफ में 4 क्वेश्चंस होंगे सॉल्व करने के लिए, पैरा समरी में एक छोटे से पैराग्राफ से एक क्वेश्चन, एक पैसेज से 4 क्वेश्चन, एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन. दिस इज हाउ दे आस्क यू क्वेश्चन ऑफ आरसी एंड पैराजम. हो गया. चलो, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ रिसेंट एग्जाम्स ऑफ ईपीएफओ एग्जाम्स, हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू सॉल्व डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ क्वेश्चंस. इट मींस जब आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस करना है तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या होगा, है ना. सिमिलरली when you are going to solve questions of parajumble or vocabulary, अप्रोच क्या होगा. ठीक हो गया. चलो, तो पहले हम क्या करते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन का कुछ अप्रोच देख लेते हैं. याद रखो, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में, दैट इज एरर लोकेशन में, if you will keep reading the statement you might not be able to detect the error. वो आपको grammatically correct लगेगा. Examiners, they might have applied certain hints and certain terms and certain keywords. It will decide the course of action कि अब ये sentence में error कहां पे होगा. तो I suggest you what you need to do rather than learning and try to control and master the whole book of English grammar. What is required to be done कि आप उस सारे इंग्लिश ग्रामर का जो एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट्स है, फोकस एंड मास्टर दोज. आपको कहना है प्राउडली, क्या, आई डोंट नो एवरीथिंग बट आई नो समथिंग वेरी वेल. तो जब आप इस अप्रोच से काम करोगे ना, तो क्या होगा, यू विल नॉट बी नीडिंग टू रीड द होल स्टेटमेंट एंड नॉट कीप like struggling in that. एक हिंट दिखा, आंसर दिखेगा. चलो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. यहां पे है क्या, a minister with some of his party bearer and their supporters are in police custody. ठीक हो गया. ये पार्ट ए, ये पार्ट बी, ये पार्ट सी, ये पार्ट डी, है ना. No error. This is how they ask you questions of error deduction and improvements or in grammar. समझ में आ गया. A minister with some of his party bearer, याद रखो, अभी ये चीज मैं सैंपलिंग के लिए कर रहा हूं, है ना, जस्ट टू लेट यू सी कि हाउ डू दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑफ एरर डिडक्शंस. इसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं स्लाइड दिखाऊंगा. स्लाइड में तो पूरा समझ रहे हो. स्लाइड में यहाँ पे यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन टू सॉल्व फ्रॉम, हम करेंगे. ठीक हो गया. अभी थोड़ा सा देख लो कि आप इसको करोगे कैसे. पर चलो, तो when someone look at this statement that a minister with some of his party bearer and their supporters are in police custody, तो ये पढ़ के सुन के कुछ भी एब्सर्ड नहीं लग सकता है ना. चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं, क्लास में यू विल लर्न अ कॉन्सेप्ट. क्या कॉन्सेप्ट लर्न करोगे, कॉन्सेप्ट में लर्न करोगे
कि यूजुअली क्या होता है, जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वर्ब। क्या हो गया, सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब आएगा एंड इट रिलेट्स टू द सब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ नंबर। नंबर का मतलब if subject is singular in number, if subject is singular in number, तो verb भी क्या होगा, verb भी singular ही होगा। and if subject is plural in number, verb भी plural। समझ में आ गया यहां तक? चलो now एक इसका एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? वो कह रहा है कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट विथ से कनेक्टेड होता है ना, किससे? विथ से। ये है सब्जेक्ट वन एंड दिस इज सब्जेक्ट टू। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय अ टर्म विथ, ये एक प्रीपोजिशनल टर्म है, प्रीपोजिशनल टर्म विथ, तो वर्ब जो है, ये जो वर्ब है, यूजुअली वर्ब किस पे डिपेंड करता है? नियरेस्ट सब्जेक्ट पे, है ना। लेकिन अगर एक टर्म विथ आ गया ना बीच में, तो ये अब नियरेस्ट सब्जेक्ट नहीं, वर्ब विल डिपेंड किस पे? फर्स्ट सब्जेक्ट। समझ में आ गया? वर्ब मस्ट डिपेंड ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये चीज क्लियर कर। When two subjects are connected by preposition with, verb depends on the first subject. अब एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देख। मैंने कहा my relative with his wife and 3 kids। ऑप्शन में इज भी है, आर भी है, इन द यूएस। देख लो, माई रिलेटिव विथ हिज वाइफ एंड 3 किड्स इज आर इन द यूएस। तो भाई यहां पे देखो क्या है, 3 किड्स है, 3 किड्स तो प्लूरल होता है, तो वर्ब क्या होगा? वर्ब भी प्लूरल, दैट इज आर। तो हम आर में टिक कर दें, लेकिन इसके पहले एंड है। याद रखो, देयर इज अ रूल, व्हेनेवर 2 सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड, तो वो प्लूरल ही होता है। यहां तो एंड आ गया, हिज वाइफ एंड, तो भाई प्लूरल ही हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट देयर इज अ टर्म विथ अप्लाइड हियर। क्या अप्लाई हुआ है? विथ। विथ क्या है? विथ अ प्रीपोजिशनल टर्म है। Now since this subject, my relative is connected to another subject with the help of with, अब जो verb है वो nearest subject नहीं बल्कि किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट पे। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? my relative है, सिंगुलर है। अब ये verb are नहीं, क्या हो जाएगा? is हो जाएगा। लेकिन पढ़ के सुन के फेस वैल्यू पे प्राइम फेसी में ये हिज वाइफ एंड 3 किड्स के बाद आर ही अप्रोप्रिएट लग रहा था। दिस इज हाउ दे आस्क यू। समझ में आ गया? नो, मेरी बात सुनो। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दिया बिकॉज जो ईपीएफओ का एग्जाम है, जो रिसेंट एग्जाम्स हुआ है, उसमें विथ के बेस्ड का ही एरर दिया था। जल्दी से देख लो स्लाइड में अब क्या है। गो बैक टू द स्लाइड्स। सॉरी, आ गया बाद में, इसके बाद है। अभी क्या है, ये वोकेबुलरी या इडियम बेस्ड का क्वेश्चन। ये कह रहा है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ आउट ऑफ द सेंटेंस आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। क्या? आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। याद रखो, 2 टर्म है, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ माइंड। इसको कहते हैं क्या? होमोफोनिक वर्ड। क्या? होमोफोनिक वर्ड। इसका मतलब साउंड सेम करेगा, मीनिंग अलग होगा। तो ये पीस ऑफ माइंड तो पता है, काम, कूल, चीयरफुल,
है ना। लेकिन ये पीस ऑफ माइंड जो है ना, इसका मतलब होता है ना, डिराइड करना, किसी को डांटना, स्कोल्ड करना, है ना, किसी को रेजिंग वॉइस ऑन समवन, शोइंग डिस्प्लेजर, डिसेंट करना। तो जो ही मैंने पीस ऑफ माइंड देखा तो क्या कहां डेंट करोगे, एप्रिसिएशन हो नहीं सकता, वार्निंग नियरली करेक्ट है, ग्रीटिंग हो नहीं सकता, स्कोल्डिंग। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन वार्निंग एंड स्कोल्डिंग। वार्निंग एंड स्कोल्डिंग मीनिंग करीब करीब सेम है ना। वार्निंग भी किसी को आप डिराइड करते हो, स्कोल्डिंग भी वही है। तो याद रखो पीस ऑफ माइंड जो है ना वो स्कोल्डिंग है, वार्निंग नहीं होता। तो आप कहां टिक मारोगे, स्कोल्डिंग में, ना कि वार्निंग में। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे ये टर्म यूज हुआ है ब्लू ब्लड। क्या? दिस इज एन idiomatic expression का टर्म। याद रखो there are some universal idioms and universal one word substitutions का टर्म जो किसी भी एग्जाम में, बैंक क्लर्क हो, पीओ हो, एसएससी हो, डब्ल्यूबीएसएस हो या ईपीएफओ का एग्जाम हो, दिखेगा, वही चीज रिपीट होता है। एक चीज और मेरी बात सुन लो, लिसन टू मी। एज यू माइट हैव रियलाइज्ड बाय नाउ कि ईपीएफओ के एग्जाम में लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम वोकैबुलरी, है ना। ना तो प्रॉब्लम ये है हाउ टू मास्टर वोकैबुलरी, बिकॉज डिक्शनरी में तो मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं। तो अगर आप रेंडमली कुछ करोगे तो वो कहीं से पूछ रहा होगा, यू हैव नो कंट्रोल, नो एक्सेस टू दैट। हाउ कैन वी डू सच एन वे कि वॉट एवर यू स्टडी एग्जैक्टली वही एग्जाम में आ जाए। गेटिंग इट? वॉट एवर यू स्टडी वही एग्जाम में आ जाए। ठीक। तो जिसको ये अप्रोच नहीं पता, समवन हु इज नॉट अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम, ना वो रेंडमली करेगा ना, हम नहीं कर रहे। आप क्या करोगे, आप कैसे करोगे? यू शुड नो द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर का रिक्वायरमेंट क्या है? एग्जामिनर कह रहा है मुझे डिक्शनरी में क्या है, आई डोंट केयर, आई डैम डोंट केयर। तो फिर मैं केयर कर रहा हूं कि मेरा फाइल वही हैंडल करेगा जो ये सब टर्मिनोलॉजी अवेयर है। गेटिंग इट? फिर से सुनो, ईपीएफओ नहीं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में एग्जामिनर का रिक्वायरमेंट वो वोकैबुलरी होता है जो उनके डॉक्यूमेंटेशन में परमानेंटली रिपीट होता है, यूज होता है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन उसके आसपास रिवॉल्व होता है। तो मैं क्या करूंगा, कमिंग वीक्स में एंड कमिंग क्लासेस में आई विल गेट यू कलेक्शन ऑफ टर्म्स वेरी फ्रीक्वेंटली यूज इन डॉक्यूमेंटेशन, है ना। आपको डॉक्यूमेंटेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होने वाला टर्म दूंगा। एक चीज याद रखो, ईपीएफओ को एग्जाम में लीगल टर्मिनोलॉजी वाइटल है, और आपको पता है ना यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट्स का बहुत डिमांड एंड रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक पोस्ट है उनके लिए लॉ ग्रेजुएट्स का। तो they are in search of legal terminology. It means anyone who are not aware of certain legal terminologies, they can't handle files of EPFO officers. Getting it? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, rather than working on the random collection of words, हम काम करेंगे किस पे, डॉक्यूमेंटेशन में रिपीट होने वाले वर्ड्स पे, टेंडर और बिडिंग के वर्ड्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स पे, और सबसे इंपॉर्टेंटली लीगल टर्मिनोलॉजीज पे। तो कमिंग वीक्स में आई विल अपलोड सम वीडियोस जहां पे हम ये सारे कलेक्शन पे काम कर रहे होंगे। रिमेंबर वन थिंग, आई से वन थिंग, तो वंस यू हैव मास्टर्ड दीज टर्म्स, तो आप केवल लेस देन 1000 मतलब 700 to 800 वोकैब की कलेक्शन करके भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कट ऑफ मैटर ही नहीं करेगा। ठीक हो गया। चलो वापस आ जाते हैं। तो ये जो टर्म है ब्लू ब्लड,
किसी का ब्लू ब्लड होता है क्या? हैव यू एवर सीन ब्लू ब्लड? नहीं ना, नहीं होता, खास करके ह्यूमन बीइंग का तो नहीं होता। तो फिर ये टर्म क्यों बना, है ना? ये टर्म क्यों बना? ये टर्म इसलिए बना क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना, अंग्रेज, ब्रिटिशर्स के बारे में ये मिसकॉन्सेप्शन था कि सिंस देयर अपीयरेंस इज कंप्लीटली ना पोल्स अपार्ट फ्रॉम इंडियंस एंड ट्राइब्स, तो आदमी को लगता था उनका ब्लड भी डिफरेंट कलर का होगा या ब्लड भी उनका वेन दिखता था। इट सीम लाइक दे कैरी डिफरेंट वेन, डिफरेंट ब्लड। तो वहीं से टर्म आया है कौन, क्या? ब्लू ब्लड। तो ब्लू ब्लड का मतलब जो बहुत रिच है, पावरफुल है, वेल्दी है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। अब जब आप ऑप्शन में देखोगे तो पॉल्यूटेड टे होगा नहीं, सैप ऑफ द टीक वुड होगा नहीं, कॉस्टली ऑब्जेक्ट होगा नहीं, एरिस्टोक्रेट का मतलब रिच, रॉयल और क्या होता है? एफ्लुएंट होता है। तो कहां टिक करोगे? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। दे हैव आस्क्ड इन एग्जाम। यहां पे कह रहा है ही वाज होस्ट बाय his own ना petard refers to what? ये जो petard टर्म है ना, ये petard टर्म का मतलब क्रूड बॉम्ब टाइप का था। क्रूड का मतलब होता है अनफर्निश्ड, है ना, कैजुअली प्रिपेयर्ड, मैनुअली प्रिपेयर्ड। तो इसका यहां पे देखो कि भाई अगर वो खुद के बॉम्ब का या ना क्या हो गया, विक्टिम बन गया ना, तो देखो कौन सा ऑप्शन इसको रिलेट कर रहा है? He was high up to the pole, irrelevant. He usually run away from the trouble. He was indifferent to his surroundings. Don't know. He had a problem as a result of his own plans to hurt others. कोई बॉम्ब क्यों बना रहा था भाई? किसी और को हर्ट करने के लिए, किसी और को ट्रबल करने के लिए, किसी और को इंजर्ड करने के लिए। कौन हो गया? वो खुद। तो ये क्या हो गया, है ना, ओन पेटार्ड वाला फ्रेज यहां पे अप्लाई। तो कहां टिक मारोगे? ऑप्शन नंबर 1। आगे का कुछ और क्वेश्चन जल्दी से देख लो क्या कह रहा है। ये है व्हाट इज अ बैलाड। ये लिटरेचर का टर्म है ना, लिटरेचर में बैलाड टर्म यूज होगा, है ना, एनालॉजी में। एक टर्म आता है, सुनो, एपिक। एपिक व्हाट इज एपिक? एपिक इज काइंड ऑफ novel or religious book in the form of क्या? Poetry. Lyrics are in the forms of, not in form of not phrase, in the form of poem. Similarly, ये जो बैलाड टर्म है ना, ये कॉमिकल या है ना ह्यूमरस काइंड ऑफ सब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व होता है। ये भी पोएम के फॉर्म में होगा, ह्यूमरस थीम पे होगा, टोन क्या होगा? सार्कास्टिक होगा ना, सटारिकल होगा और ह्यूमरस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो जब आपके दिमाग में बैलाड का मतलब ह्यूमरस है, तो अगर ठीक से देखो तो यहां पे कॉमेडी उन्होंने सजेस्ट किया। क्या किया है? कॉमेडी। इसका मतलब ये इसको बहुत प्रिसाइजली रिलेट कर रहा है कि बैलाड क्या है? वो म्यूजिकल कॉमेडी है। चल कुछ और क्वेश्चन जल्दी से देख लो। प्लाजियरिज्म जो है ना, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का टर्म है। किसका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, एज यू नो कि आपके बैंक एग्जाम में भी आएगा, एसएससी एग्जाम में आएगा, डब्ल्यूबीसीएस एग्जाम में आएगा और ईपीएफओ के एग्जाम में भी आ गया। यहां पे प्लाजियरिज्म का मतलब होता है किसी के कंटेंट को अनऑथराइज्ड तरीके से यूज करना। फिर से सुनो, plagiarism is a process when someone misuses or utilizes, takes advantage of someone's work, someone's content, or violates someone's copyright without their consent.
उसको क्या बोलते हैं? प्लाजियरिज्म। और जो वो करता है वो कहलाता है प्लाजियरिस्ट। तो एज यू नो प्लाजियरिज्म क्या है? इट्स अ अनऑथराइज्ड यूसेज ऑफ समवन एल्स कंटेंट। तो व्हेन यू लुक एट दीज ऑप्शंस, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसको आइडेंटिकल दिया हुआ है? ऑप्शन 4 में है इट इज प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क ऑफ समवन एल्स एज वंस ओन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी। तो ये क्या है? प्लाजियरिज्म का सिमिलर आइडेंटिकल मीनिंग है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या क्वेश्चन किया उन्होंने। The rivalry between the two clans has become water under the bridge। ये water under the bridge है ना, ये क्या है? एक फ्रेज है। आप ये बताओ, वाटर अंडर द ब्रिज, ब्रिज मोस्टली कहां होता है? रिवर पे। और रिवर का वाटर एक जगह रुकता नहीं, कब का पास कर गया, है ना? तो वाटर जो है अंडर ब्रिज का मतलब क्या है? वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब समथिंग दैट हैज गॉन लॉन्ग अगो। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? rivalry continues, it has become thing of past, two clans, it is not forgotten। तो भाई it has become a thing of past क्या है? ये बहुत ही रिलेवेंट है, मीनिंग वाटर अंडर द ब्रिज के लिए। तो कहां टिक करोगे? ऑप्शन बी, वाटर अंडर ब्रिज। इसमें ये थोड़ा सा जम्बल्ड है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डायडक्टिव, है ना? तो ये जो डायडक्टिव है, व्हाट डज इट मीन? डायडक्टिव का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, है ना? और showing impression of good virtues on of others। तो जब आप ये देखोगे, यहां पे देखो दो चीज है, इंस्पिरेशनल है, इंटेंडेड टू बी इंस्पिरेशनल, मॉरल लेसन्स, कॉमिकल होगा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं होगा। इट मींस यू हैव टू चूज बिटवीन ए एंड बी कि क्या आइदर इंस्पिरेशनल या मॉरल लेसन। याद रखो इंस्पायर जो होता है ना, इट्स अ इंस्पिरेशन इज नॉट इन्वॉल्व, इंस्पिरेशन डजंट इन्वॉल्व समवन, द इंस्पिरेटर्स। लेकिन है ना, डायडक्टिव में द सब्जेक्ट हैज टू गेट इन्वॉल्व। तो इंस्पिरेशन कैन बी समवन रिमोट सिटिंग एट रिमोट प्लेस। तो यहां पे इंस्पिरेशनल नहीं, मॉरल लेसन ज्यादा रिलेवेंट है, बिकॉज डायडक्टिव में यू गिव मॉरल लेसन्स एंड मॉरल टीचिंग्स। तो कहां टिक करोगे? ऑप्शन बी, ना कि ऑप्शन ए, इंस्पिरेशनल। नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या है, यहां पे ये जो कोटेशन है ना, द मैसेज ऑफ द पीस एंड ब्रदरहुड permitted, sorry, permitted the address by the chief guests। इसमें ये permit का मतलब जो है क्या है? they are asking you कि what does it mean by the word permit। क्या करोगे? तो permit का मतलब स्प्रेड करना होता है, फैल जाना होता है। ये मोस्टली गैस वगैरह के लिए यूज होता है ना? इसके लिए एक फ्रेजल वर्ड यूज होता है, क्या? ब्रेकआउट। हाँ, ब्रेकआउट। तो इसका मतलब परमिट इज नथिंग बट रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेकआउट, किसी चीज का फैल जाना, स्प्रेड हो जाना। It could be gas, could be water, could be a disease, could be news, anything। तो आफ्टर लुकिंग दिस एज अ मीनिंग, अब ऑप्शन देखो तो कौन सा ऑप्शन रिलेवेंट कर रहा है? तो यहाँ पे एडवोकेट है, इरेलेवेंट है, एंकर स्टेबलाइज नहीं होगा, टू परमानेंट इंप्रेशन, टू स्प्रेड ऑल ओवर, टू स्प्रेड ऑल ओवर, रिलेवेंट, टिक मारो। ऑप्शन बी क्या? टू स्प्रेड
ऑल ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है? ये जैसे मैंने कहा था सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ना। तो you will be given five elements of a sentence, 4 to 5 elements of a sentence. You have to read it out and rearrange to make a coherent sentence, meaningful, grammatically correct statement. और यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 का कैसे रीअरेंज करोगे। एक चीज मैं बता दूं, जब आप अभिजन का क्लास पूरा कर लोगे ना ये रीअरेंजमेंट का, तो ये आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। क्या? केक वॉक, केक वॉक, पीस ऑफ केक। ठीक है। वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स टू डू सॉल्व पैरा जंबल। आप एक पैराग्राफ इतना बड़ा आरसी जैसा उसको सॉल्व करते हो आप, है ना। तो ये आपके लिए केक वॉक है। याद रखो यहां पे ये अब मैं क्या करूं, ओपनिंग एक तो चीज है, ओपनिंग आइदर 4 है या 2 है ना। तो 4 और 2 में देखना है। 4 कह रहा है ऑल दो, 2 कह रहा है राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। कुछ भी हो सकता है। लिसन टू मी, इफ यू स्टार्ट विथ ऑप्शन 4, सेंटेंस नंबर 4, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, है ना, तो क्या होगा? तो ये होगा कि तब ऑल दो जो है ना वो ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, मतलब कंडीशनल सेंटेंस नहीं बनेगा। मोस्ट केसेस में ऑल दो क्या है, याद रखो, ऑल दो इज नथिंग बट टॉक्स अबाउट द कंडीशन या स्टेटस, कि वो किस कंडीशन में किस स्टेटस में था। Although he was tired, yet he completed his task. Although he was sick and hospitalized for a month, yet he performed exceptionally well in his exam. हो गया ना। तो although मोस्टली जो ओपनिंग क्लॉज है वहां पे आता है। इसका मतलब ओपनिंग तो भाई ऑप्शन 2 ही होगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बी में भी है, डी में भी है। 1 के बाद 2 के बाद 1 है, 2 के बाद 3 है। तो पढ़ो, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट कौन? आइंस्टीन। 3 में क्या है? वीक इन अरिथमेटिक, है ना। तो ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट कौन? आइंस्टीन। इसका मतलब 2 + 1, 2 + 1 एक मैजिकल पेयर है। इट मीन्स, तो क्या करना है आपको? यू हैव टू आइडेंटिफाई सम मैजिकल पेयर, मैजिकल पेयर, मैजिकल पेयर। तो जिस किसी ऑप्शन में फर्स्ट 2 ऑप्शन 2 और 1 है ना, वही करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? जिस किसी ऑप्शन का फर्स्ट 2 ऑप्शन 2 फॉलोड बाय 1 है, वही क्या है? करेक्ट आंसर है। कहां पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी में टिक मार दो, खत्म। तो सेंटेंस बन जाएगा, although a great scientist, Einstein was weak in arithmetic right from his school days। तो ये क्या हो गया? एक कंप्लीट सेंटेंस आपका बन गया। आगे बढ़ो। ये क्या है? ये जैसे मैंने कहा था ग्रामर में एरर लोकेशन के बेस्ड का क्वेश्चंस होगा। ये वही क्वेश्चंस है। Choose only such friends that you can trust. Choose only such friends as that you can trust. तो यहां पे देखो, मैं बता रहा हूं कि यूजुअली क्या होता है ना, ये फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स है ह्यूमन बीइंग। जनरली आप दैट जो है ना, दैट अप्लाई करते हो पर्सन के लिए, सॉरी किसके लिए? थिंग के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो यहां पे चूज ओनली सच फ्रेंड्स दैट जो है, दैट यू कैन ट्रस्ट, तो ये यहां पे क्या? एब्सर्ड लग रहा है।
है ना। तो वहां पे आप कैसे इंप्रूव करोगे, तो आप सीधे पहले पार्ट्स क्या है ना, पार्ट ए बी सी, आप पार्ट सी में एरर मार दो, यू विल गेट योर मार्क्स। अगर समटाइम दे आस्क यू टू इंप्रूव, तो देर आर मेनी मोर कंडीशंस जैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। देर आर 3 डिफरेंट वेज टू इंप्रूव दिस, समझ में आ गया। तो यहां पे आप whom you can trust कर सकते हो, इवन सच के साथ as आता है। क्या बोला मैंने, सच के साथ as आता है, ये एग्जाम्पल्स के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए, एग्जाम्पल, सच एज। तो अगर आप दैट को as से रिप्लेस कर दो तो मीनिंगफुल बन जाएगा। ठीक हो गया, ये एरर लोकेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। While he was digging sand, a large mass fell and buried him completely. है ना, फिर से पढ़ो। While he was digging sand, a large mass fell and buried him completely. ठीक, तो यहां पे दो चीज है। एक तो चीज है, एक देखो समझ में आएगा। मैं कहूं कि my cousin brother committed क्या, my cousin brother committed क्या, a blunder mistake। a blunder mistake, याद रखो, पढ़ के सुन के गलत नहीं लग रहा है, लेकिन कजन के साथ ब्रदर नहीं आता, इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस एरर। कजन का मतलब ही ब्रदर सिस्टर दोनों ही होता है। सिमिलरली ब्लंडर में ही क्या है, मिस्टेक इन्वॉल्व है, नहीं होता। तो आप कहोगे माय कजन कमिटेड अ ब्लंडर, एनफ। सिमिलरली ये बरीड क्या है भाई, बरीड कौन होता है, बरीड का मतलब कंप्लीटली क्या, कवर्ड। बरीड मतलब क्या, कंप्लीटली कवर्ड। तो जब बरीड हो गया तो फिर ये फिर से जो कंप्लीटली देखो ना, इसको क्या ना, एब्सर्ड हो गया और सुपरफ्लुअस हो गया, नॉट रिक्वायर्ड। एंड बरीड हिम करने से होगा, समझ में आ रहा है, ये क्या है, सुपरफ्लुअस एरर, नहीं चाहिए। जल्दी से एक दो क्वेश्चन और देख लो। ये कह रहा, दिस बुक इज वेल प्रिंटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, मेकिंग ऑल टुगेदर। सुनो, मेकिंग क्या, मेकिंग दिस ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम। मेकिंग क्या, मेकिंग दिस बुक। तो ये बुक ऑलरेडी है, तो बुक का प्रनाउन क्या होगा, इट। तो अगर मेकिंग के बाद प्रनाउन इट रहता ना, मेकिंग इट ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, ग्रामेटिकली करेक्ट होता। नहीं है तो पार्ट भी क्या है, एब्सर्ड है, नहीं हो सकता, गलत है। मेकिंग इट ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव पैकेज और वॉल्यूम। एक क्वेश्चन और देखो क्या कर रहा है। A little younger to myself, we both were devoted to cricket and boating. ठीक हो गया, याद रखो ये टू माई सेल्फ है ना, ये स्लैंग है, नहीं आता। टू मी, टू माई सेल्फ नहीं चाहिए, टू मी, टू हिम, टू हर, टू देम। समझ में आ गया, टू मी, टू माई सेल्फ गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डू यू हैव एनी आइडिया कि इस सेंटेंस में कुछ और स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज हुआ है, और वो है डिवोटेड टू। क्या बोला मैंने, डिवोटेड टू। एग्जाम में जब डिवोटेड टू आएगा ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एरर नहीं दिख रहा। देखो कैसे, वी आर डिवोटेड टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। ठीक दिया, बोलेगा
Is this sentence grammatically correct? We are devoted to produce better result. जब आप अविजन में पूरा क्लास करोगे तो आप यू विल कम अक्रॉस ये जो डिवोटेड टू है ना, डिवोटेड टू एक एक्सेप्शनल टर्म है जहां पे डिवोटेड टू के बाद मस्ट बी फॉलोड बाय वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं है तो गलत। यहां क्या किया है, डिवोटेड टू के बाद क्या चाहिए, V1 प्लस आईएनजी। उन्होंने क्या दिया है, डिवोटेड टू का तो V1 गलत है। कैसे इंप्रूव करोगे, डिवोटेड टू यस प्रोड्यूसिंग बेटर रिजल्ट। तो व्हेन यू रिप्लेस प्रोड्यूस विथ प्रोड्यूसिंग तब जाके क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन देखिए जल्दी से फटाफट। ये कह रहा he had no sooner arrived than he was asked to leave again। याद रखो एग्जाम में ये नो सूनर एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क कीवर्ड है। नो सूनर के बाद कंजंक्शन देन चाहिए, क्या चाहिए, देन चाहिए। एग्जाम में कभी कभी वो नो सूनर के बाद व्हेन देगा, देन देगा या कंजंक्शन देगा ही नहीं। अगर है तो ये गलत है। फिर से सुनो, नो सूनर मस्ट बी फॉलोड बाय ओनली देन एज अ कंजंक्शंस। नो सूनर के बाद कभी भी आप देन, व्हेन या कंजंक्शन यूज रिपीट मतलब रिपीट कर नहीं कर सकते, मतलब कंडीशन को रिमूव कर नहीं सकते, हैज टू बी देयर। क्या, देन। अब वापस देख लो स्टेटमेंट में, इसमें नो सूनर है और क्या है, देन है। तो ये सेंटेंस क्या है, नो एरर है, ये फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट को। कई बार अगर यहीं पे देन की जगह देन कर दिया होता ना तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। समझ में आ गया। तो दिस इज व्हाट दे आस्क यू इन EP4 एग्जाम, और जो इन्होंने पूछा है प्रीवियस ईयर्स में। मैं बता दूं, इफ यू डू कंप्लीट ना द सिलेबस ऑफ अविजन इंस्टीट्यूट यहाँ पे, और ये आपके लिए क्या होगा, इट विल बी सो इजी एंड केक वॉक फॉर यू। विद इन है ना लाइक 1/3 सेकंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एरर्स, है ना। द वे हम आपको नॉट ट्रेन करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ठीक है। सो आज के लिए thank you very much for your time. Have a great day. Keep referring to your friends and colleagues about this channel. I will be coming back to you with some more concepts, some more questions of EPFO exam. Have a great day.